पे दलाइल हुए और फैसला क्या है? देखिए जी, 2 दरख्वास्तें साथ चल रही हैं। एक है 482 जो इन्होंने एमएलओ के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और दूसरी है 493 जो इन्होंने जो चालान मंजूर हुआ है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर ही गलत है, और जो इनका एक पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि ये केस झूठा है। आपके इल्म में होगा कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले इस एफ़आईआर को ख़त्म करने के लिए क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर की सीपी फ़ाइल की थी, जो कि नाकाबिल समाअत करार दी थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने कहा था आप ट्रायल कोर्ट से जाके रेमेडी लें। मगर ट्रायल कोर्ट में कोई बरियत की दरख्वास्त जमा कराने के बजाय इन्होंने फिर हाई कोर्ट से रुजू किया अंडर अ डिफरेंट लॉ, और इन्होंने कहा कि जी ये चालान मंजूरी का ऑर्डर ख़राब है। तो इसलिए जब हमने कल हाईलाइट किया जज साहब के सामने कि सर पहले ही हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच को कह चुकी है कि आप अपनी रेमेडी ट्रायल कोर्ट के पास सीख करें, तो हाई कोर्ट ने कहा कि पहले हम ये 493 की मेंटेनेबिलिटी सुनेंगे कि क्या ये काबिल समात है भी कि नहीं, और फिर एमएलओ वाली बाद में सुनेंगे। अच्छा, बहुत इसरार था मुलजिम के वकील का कि जी आप ये चालान वाली मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए, सारा मसला ही क्लियर हो जाएगा, आपको एमएलओ सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें बार बार कल हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि भाई फिर आप ये अंडरटेकिंग दे दें कि अगर आपकी चालान की दरख्वास्त डिसमिस हो गई तो आप एमएलओ प्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, वो अंडरटेकिंग देने से भी कासिर रहे। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज जब दलाइल हुए मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, तो मुलजिम के वकील अदालत को कन्विंस नहीं कर सके कि कैसे ये दरख्वास्त काबिल समात है, कैसे जब उनके पास बरियत की दरख्वास्त लगाने का एक ऑप्शन ट्रायल कोर्ट के पास है, एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी का ऑप्शन है, तो वो क्या 561A के अंदर हाई कोर्ट की इनहेरेंट जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं। और मैंने वो तमाम तर ऑर्डर्स जज साहब के सामने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जी जो पहला सी क्लास चलान था वो मेरी मर्ज़ी से खारिज नहीं हुआ था, वो जज साहब ने ऑर्डर किया था, मैजिस्ट्रेट साहब ने, उन्होंने सी क्लास का चलान मंजूर नहीं किया था। इन्होंने उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया। उसके बाद इस केस में तफ्तीशी अगर चेंज हुआ तो वो एडीजे साहब का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को इन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया। उसके बाद फिर चलान मंजूरी का ऑर्डर आया है, और उस दौरान हाई कोर्ट की एक समाअत हुई थी हमारी दूसरी सीपी में, जिसने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया था। और इन तमाम तनाजुर के अंदर ये कन्विंस नहीं कर पाए कि किसी भी ऑफेंस में कोई भी दफात जो लगी हुई है केस में, किसी में भी मुलजिम को सज़ा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने जज साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा। कहते हैं कि जैसे मुद्दई ने केस बयान किया है, अगर यही हकायक हैं तो आपके तमाम तरह डिफेंस के बावजूद आपको ये लगता है कि आपको किसी भी ऑफेंस में सज़ा नहीं होगी। तो उस पर मुलजिम के वकील ने कहा नहीं सर, हम तो सब में बरी हो जाएंगे। तो उस पर इतना मुतमईन नहीं थे जज साहब, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही डिटरमिन करेगा। तो खैर, अदालत ने फैसला किया है कि इनकी ये एप्लीकेशन नाकाबिल समात है, इसको डिसमिस कर दिया गया है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और जो हमारी दरख्वास्त, इनकी दरख्वास्त है एमएलओ के ख़िलाफ़, और हम कह रहे हैं कि एमएलओ करा दिया जाए, उस पर अब मंडे को 11 बजे दलाइल होंगे, तो वो मैटर उसके लिए अर्जेंट हो गया है। तो उसमें अब जो चालान है, चालान की हैसियत 364 के साथ रहेगी। देखिए, चालान में ऑर्डर में जितनी भी दफ़ात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चालान हम होगी सेकेंडरी चीज़, अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चालान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफ़ात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अब इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है, और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है, वो अब एज़ पर रूटीन, एज़ पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक वो के। जो सेक्शन है जो चालान में मंजूर हुए थे, अदालत में जो मंजूर हुए थे, कौन कौन से सेक्शन है, किस किस जुर्म पे लागू होते हैं, और उसकी सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, 363 है जिसमें 7 साल सज़ा है, 364 है जिसमें 14 साल सज़ा है, 368 में वही सज़ा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी, तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी। और अगर प्राइमरी किडनैपर को, ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है, तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 32 में, और 4B में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। जब ये मुल्ज़मान की बेल हुई है, उसको चैलेंज करने का प्लान है, क्योंकि आज तो ये जिस तरह दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई है, तो अब मज़ीद इम्कान है कि उनकी बेल को चैलेंज किया जाए? नहीं, देखिए, वो तो हमने कैंसिलेशन वैसे ही हमारा सांस से हमने करनी है, बट बात इतनी सी जी, आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, या 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटिजिकली कुछ आप फैसले करते हैं, कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी है, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उससे भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। अच्छा, बच्ची की हवालगी के हवाले से, माँ बाप के हवाले से कुछ ये लोग आवाम भी सवाल करती है वैसे, हाँ, कि कि वो कब हो सकती है? कस्टडी क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बार बार हर बात में इसका जवाब देता हूँ कि वालदैन से ज़्यादा बच्ची से मिलने से कोई बेचैन नहीं हो सकता। अगर वालदैन किसी वजह से सब्र शुक्र किए हुए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते
एक माँ है सगी, एक सगा बाप है, यकीनी तौर के ऊपर, और कुछ चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हों, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है। बट वो चीज़ भी मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि बच्ची की कस्टडी हो या बच्ची से मिलना हो या बच्ची का वेलफेयर हो, उसके हवाले से भी कोई भी अदालती फोरम जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा रहा, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा जिब्रान साहब, ये जो अभी इन्होंने इनकी दरख्वास्त डिसमिस की है कि अब चालान जो का तो वैसे ही रहेगा, और अब इनकी जो ज़मानतें हुई हैं और जो ये गवाहान वगैरह बाहर फिर हैं, तो कभी इम्कान है कि अभी इन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए? देखिए, गिरफ्तारी करने का तो इम्कान पे मैं कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी ग़ुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है, तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंद साहब, ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुल्ज़िमों में से कई सारे मुल्ज़िम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियाँ, उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियाँ, उनकी लापरवाहियाँ, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है, कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाएँ। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको, हम तो देखते थे वो बारात में आता था, पुलिस प्रोटोकॉल में आता था, बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्ज़ी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा ज़ाहिर करूँ तो मुमकिन नहीं है। सर, ये प्रोटोकॉल के हवाले से पुलिस कहती है कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं है। जनाब, जितनी भी पिटिशंस फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील करें। आप अभी सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चलान नहीं होगा चूँकि आप सिग्नल पर रुके हैं, या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चलान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें ये तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है। अच्छा जिब्रान साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इन्होंने इसको चालान को चैलेंज किया था, उसकी वजह से जो है एमएलओ रुक गया था, तो अब भी क्या ज़रूरत है? नहीं जी, प्लीज़ देखें मेरी एक भी... शिकायत होती है, ये देखें मेरी एक शिकायत है, फिर मुझे करने का मौका दीजिएगा। चालान को चैलेंज करने की वजह से एमएलओ नहीं रुका था। एमएलओ को सेपरेटली एक अलग एप्लीकेशन में दाखिल 482 में चैलेंज किया गया है। चालान को एक अलग एप्लीकेशन 493 में चैलेंज किया गया है। 493 आज डिसमिस हो गई है, 482 के ऊपर मंडे को समाप्त होगी। ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक है कि जी ये मखसूस एविडेंस ज़रूरी है कि नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक केस है कि क्या पूरा केस ही फ्लॉड है कि नहीं है। हो सकता है हाईकोर्ट कहे कि जी पूरा केस फ्लॉड है, मगर एमएलओ के हवाले से कहते हैं कि एविडेंस ज़रूरी नहीं है। मैं तो नहीं होता ना 3 दिन पहले, मंडे से पहले हाईकोर्ट के फैसले आपको पढ़ के सुनाऊँ, वो तो जज साहब सुनेंगे और फिर राय कायम करेंगे। बट वो उनका एक अलग ग्राउंड है, वो अलग चीज़ आर्ग्यू होगी। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।